हेलो फ्रेंड्स, चलो ये केवीएस 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हम आगे क्वेश्चन नंबर 141 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 141 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर रोल बैक स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। ठीक है, जो रोल बैक की क्वेरी हम चलाते हैं एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आती है एसक्यूएल में। जैसे आपको पता है चार तरह की लैंग्वेज होती है, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और कंट्रोल जो होती है हमारी ट्रांजैक्शन को करने के लिए यूज करी जाती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल। और एक होती है हमारी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल, जिसके अंदर हम जो डेटाबेस की एक्सेस प्रिविलेज वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर जो है रोल बैक के बारे में पूछा है, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए होती है, रोल बैक और कमिट यूज करते हैं, सेव पॉइंट हम इसमें लगाते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू के बारे में पूछा है यहाँ पे। देखो पहले वाला ऑप्शन हम देखते हैं, इस फर्स्ट ऑप्शन में कहा है ऑल सेव पॉइंट्स मार्क आफ्टर द सेव पॉइंट टू विच आर रोल बैक आर इरेज। ठीक है, देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन चल रही है, ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन है 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पे 50 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे आके 100 है। ठीक है, मैंने इतनी ट्रांजैक्शन लिख दी। यहाँ पे बीच बीच में मैंने कोई मान लिया 30 है, यहाँ पे सेव पॉइंट बनाया हुआ है, एक सेव पॉइंट यहाँ है, 1 2 3 सेव पॉइंट 4 है, और यहाँ पे हमारे पास सेव पॉइंट 5 है। अब मुझको पता चला कि भाई ये 70 नंबर वाला जो है यहाँ पर कुछ एरर हो गई है, तो मुझे रोल बैक करना है यहाँ से। ठीक है, तो सेव पॉइंट में ये है कि आपको पूरी ट्रांजैक्शन को कमिट आपने यहाँ पे किया हुआ था, उसके बाद कमिट नहीं किया, कमिट के बाद वाली रोल बैक नहीं होगी, तो आप इनको रोल बैक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ से रोल बैक करनी है, तो मैंने यहाँ पे रोल बैक लगा दिया है। तो जब यहाँ पे रोल बैक करूंगा, रोल बैक एक तरह से समझो आपने सिस्टम को रीस्टोर कर दिया है। तो रीस्टोर करो तो जितना यहाँ से आगे का डेटा है ये तो आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, और इसको आप रोल बैक कर देंगे, ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये कह रहा ऑल सेव पॉइंट मार्क आफ्टर द सेव पॉइंट टू विच यू रोल बैक, जिस सेव पॉइंट से आप रोल बैक कर रहे उसके बाद के सारे सेव पॉइंट इरेज हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है, सारे के सारे सेव पॉइंट जो है ये इसके बाद वाले सब इरेज हो जाएंगे, ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन का है इट डज नॉट फ्री एनी रिसोर्स हेल्ड बाय द ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में ये सारे के सारे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांजैक्शन चल रही, तो रोल बैक जब आप कर रहे हो तो जो ट्रांजैक्शन पे रिसोर्सेज यूज हो रहे थे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो रिसोर्सेज फ्री नहीं होंगे, वो तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि हमें आगे भी करनी है, तो ट्रांजैक्शन के ये तो चलते ही रहेंगे। दिस सेव पॉइंट टू विच यू रोल बैक इज नॉट इरेज, ये वाला जो सेव पॉइंट 70 नंबर पे ये इरेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आगे के होंगे, ये तो नहीं होगा, ये भी हमारा सही है। इसके बाद कहा है द रोल बैक स्टेटमेंट विल इरेज ऑल डेटा मॉडिफिकेशन मेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू द सेव पॉइंट। ये कह रहा है कि सारा डेटा डिलीट हो जाएगा ट्रांजैक्शन के स्टार्ट से लेकर सेव पॉइंट तक, यानी इस डेटा को डिलीट करने के बारे में बात कर रहा है। ये डेटा तो डिलीट नहीं होगा, डेटा तो ये वाला डिलीट होगा आफ्टर सम सेव पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, और इसमें नॉट ट्रू पूछा हुआ था, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 142 है, इसमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर व्यू इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में हम व्यू बनाते हैं, उनके रिगार्डिंग पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यहाँ पे भी नॉट ट्रू की बात करी गई है। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज्ड इन द व्यू डेफिनेशन कैन नॉट इंक्लूड ऑर्डर बाय क्लोज, कि अगर व्यू डेफिनेशन में आप ये यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, वहाँ पे सेलेक्ट के थ्रू आप व्यू बना रहे हैं, तो आप ऑर्डर बाय का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि आप इसमें ऑर्डर बाय नहीं कर सकते, तो ऑर्डर बाय का यूज व्यू के अंदर होता है, ऐसा कोई ये नहीं है कि व्यू के अंदर हम ऑर्डर बाय नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर बाय आप सिलेक्शन में भी लगा सकते हैं व्यू के। ठीक है, तो उनमें किसके अकॉर्डिंग डेटा जो है आपका बन के आएगा वो आप वहां से देख सकते हैं। तो नॉट ट्रू के बारे में पूछा, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
आगे दिया है ए व्यू ड्राइव इन डेटा फ्रॉम द बेस टेबल। जो व्यू के अंदर डेटा आता है वो वन और मोर टेबल से ड्राइव करके आता है, ये सही ऑप्शन है। ए व्यू इज अपडेटेबल, व्यू को हम तभी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर व्यू एक सिंगल टेबल से बना है। अगर मल्टीपल टेबल से व्यू बना रहे हैं आप तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है, ठीक है। तो अगर सिंगल टेबल से आएगी तो उसको अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ये भी सही है। व्यू कंटेन ए कॉपी ऑफ द डेटा, जो ओरिजिनल डेटा उसकी कॉपी रखता है व्यू, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो पहले वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ऑर्डर बाय भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं व्यू किस तरह से क्रिएट करे जाते हैं। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम इस तरह से लिख सकते हैं क्रिएट व्यू, व्यू का नाम लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे। यहाँ पे हम जो सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे हैं वो सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी व्यू में आपको क्या क्या चाहिए। देखो यहाँ पर डेटाबेस में हमारे पास कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, कस्टमर, कैटेगरीज, एम्प्लॉयज वगैरह। तो मैं कस्टमर वाली टेबल है, उस टेबल से एक कस्टमर नेम नाम का कॉलम और एक कॉन्टैक्ट नेम नाम का कॉलम लेके एक व्यू बना रहा हूँ, व्यू का नाम इंडिया रखा। और हमें देखना है कि ऑर्डर बाई इसमें कैसे यूज करते हैं, तो ऑर्डर बाई मैंने कंट्री कर दिया। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, रन एसक्यूएल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम ऑफ व्यू आ जाएगा इंडिया और उसमें 91 रिकॉर्ड आ गए हैं। यहाँ पे आप इंडिया पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा शो होकर आ जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंडिया, ये व्यू, यहाँ पे भी आप ऑर्डर बाई लगा सकते हैं। जैसे ऑर्डर बाई हमने यहाँ पे लिखा, कॉन्टैक्ट नेम है तो कॉन्टैक्ट नेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना है इसको ऑर्डर, तो कॉन्टैक्ट नेम भी देखो आपको यहाँ पर सेंडिंग ऑर्डर में लग के आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इस तरह से ऑर्डर बाई का यूज कर सकते हैं व्यू के अंदर, ठीक है। तो ये जो पहले वाला ऑप्शन था हमारा, वो वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आप यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट इंक्लूड ऑर्डर बाय, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्वेश्चन नंबर 143 है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है आपके पास एन इम्पोर्टेंट क्वांटिटी मेजर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। जब आप कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करें किसी बाइनरी ट्री की, इज इट, ठीक है, ये कहलाती है इज इट्स, क्या होती है वो, इट आल्सो प्रोवाइड ए मेजर ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ ऑल नोड्स इन द ट्री, ठीक है। एवरेज डेप्थ बताती है वो ऑल नोड की, तो जो हमारी ये होगी, ठीक है, जो डेप्थ बता रही है, एवरेज डेप्थ बता रही है जितनी भी नोड्स हैं उनकी, उसको हम एवरेज पाथ लेंथ बोलेंगे, मीडियन पाथ लेंथ बोलेंगे या मोड पाथ लेंथ या सिंपल डेविएशन पाथ लेंथ। तो देखो जब एवरेज डेप्थ की बात करें तो पाथ, अगर एक जो बाइनरी ट्री है हमारा इस तरह से, तो अगर हम उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ है यहाँ पे, और एवरेज निकालेंगे अगर सभी का सारी नोड्स के अकॉर्डिंग तो उसको एवरेज पाथ लेंथ बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे 144 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ये जो फिगर बनी हुई है ये कौन सी क्लास की हायरार्की बता रही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, क्लास के बारे में पूछा। हीप, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट तो क्लास होती है, लेकिन हीप और इनहेरिटेंस कोई क्लास नहीं है, ठीक है। ये हमारे एक फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिनके थ्रू करते हैं। ये एक हमारा हीप जो है डेटा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इनहेरिटेंस जो होते हैं एक फीचर होता है, जबकि रैपर और एब्स्ट्रैक्ट जो है दोनों तरह की क्लास होती है। जावा में आपने पढ़ा होगा रैपर क्लास, ठीक है, जो जिसमें हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उनको। तो ऑब्जेक्ट जो मेन है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये सुपर क्लास है, इसके 4 यहाँ पे सब क्लास बनी हुई है, बुलियन, कैरेक्टर, नंबर, वर्ड, और फिर यहाँ पे नंबर के टाइप दिए हुए हैं कौन कौन से हैं। ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट है। तो पूरी की पूरी ये रैपर क्लास के बारे में डिफाइन है कि ये सारी की सारी क्या है, हायरार्की किनके बारे में बताइए, रैपर क्लास के बारे में बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, देखो इस क्वेश्चन में कहा है द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, इज, ये जो फिगर दी हुई है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। आफ्टर, ये कौन सा ट्री बनेगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में करना है ट्री, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। आफ्टर जिग जिग रोटेशन, ठीक है, ये एक फिगर दी हुई है, ये भी एक ट्री है आपके पास।
और आपको इस पे जिग जिग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रोटेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद बताना है कि ये क्या बनेगी। फिगर फॉलोइंग फिगर इज ए ट्री आफ्टर जिग जिग रोटेशन। देखो जिग जिग रोटेशन क्या होती है, जब हम स्प्लिट ट्री की बात करते हैं वहां पे जिग जिग, जैग जैग, जिग रोटेशन, जैग रोटेशन ये आते हैं। तो जिग जिग का मतलब होता है कि अगर हमारे पास 3 नोड होनी चाहिए, जिग जिग में कम से कम एक नोड है, उस नोड का एक पेरेंट नोड होगी और एक ग्रांड पेरेंट नोड होगी। ठीक है, तो जो नोड है हमारी उसका सेम रिलेशन, वही रिलेशन है पेरेंट के साथ जो पेरेंट का ग्रांड पेरेंट के साथ रिलेशन है। यानी मैं लिख सकता हूँ नोड, ठीक है, मान लिया कोई नोड इस तरह से है, एक है जैसे यहाँ पे दी हुई है, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं हम, x है, यहाँ पे p है और फिर g है। ठीक है, तो नोड g हैज सेम रिलेशनशिप विद p। ठीक है, p के साथ सेम रिलेशनशिप है एज द रिलेशनशिप, एज ये लिख लेते हैं, एज p हैज द रिलेशनशिप विद x। ठीक है, यानी g की p के साथ वही रिलेशनशिप है जो p की x के साथ रिलेशनशिप है। अगर इस तरह से हमारे पास कोई ट्री बना हुआ है तो हम उसमें जिग जिग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे आपको बताया कि इस तरह के ऑपरेशन स्प्लिट ट्री में होते हैं। स्प्लिट ट्री क्या होता है, जिस पे भी हमने जिस नोड पे ऑपरेशन परफॉर्म किया वही नोड इजीली सर्चेबल नोड बन जाएगी, सबसे इजीली उसी को हम सर्च कर पाएंगे। ठीक है, जब हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे, यानी वो एक तरह से रूट नोड की तरह आ जाएगी, रूट नोड होगी। जब हम BST परफॉर्म करते हैं तो BST में अगर रोस्ट केस की बात करते हैं तो वहाँ पे ON टाइम लगता है। AVL अगर बनाते हैं, रेड ब्लैक ट्री बनाते हैं, तो इनमें जो है सर्चिंग हमारी ओ log n तो हो जाती है, सर्चिंग की तो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इनको बनाना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीजें हमें इसमें रेड ब्लैक ट्री में एक रेड नोड, ब्लैक नोड, कलरिंग और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। और जो AVL ट्री होता है, AVL ट्री के अंदर भी हमको बैलेंसिंग करनी पड़ती है। जबकि जो जिग जैग होता है या स्प्लिट ट्री होता है, जब हम स्प्लिट ट्री की बात करते हैं तो ये सेल्फ बैलेंसिंग होता है, अपने आप बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी नहीं लगानी पड़ती और इसका जो है कॉम्प्लेक्सिटी, जो सर्चिंग का टाइम है वो O log n ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे इसको रोटेट करता हूँ जिग जिग, तो जिग जिग देखो आप, क्योंकि ये हमारे पास राइट में है तो आपको लेफ्ट में रोटेट करने पड़ेंगे। यानी ये वाली नोड यहाँ पे जाएगी पहले जिग में और दूसरे जिग में ये वाली नोड फिर यहाँ पे मूव हो जाएगी, पहले G यहाँ पे जाएगी फिर G यहाँ पे मूव हो जाएगी। तो जब G हमारी रूट नोड बन जाएगी तो अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन सी नोड आएगी, इस तरह से हमारे पास नोड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पीछे नोड कौन सी आएगी, फिर उसके पीछे नोड कौन सी आएगी, उस तरह से हम इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ पे हमारी P नोड आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और यहाँ पे X नोड आ जाएगी। ठीक है, देखो अगर मान लिया मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ तो नंबरिंग में आप देखेंगे ये इससे छोटा था तो ये लेफ्ट में हुआ, ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी है नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू छोटी थी तो ये इधर चली गई, ये वाली वैल्यू और भी छोटी थी तो ये सबसे नीचे चली गई। ठीक है, इसी तरह से x के लेफ्ट में देखो क्या है, x के लेफ्ट में a है तो x के लेफ्ट में a कर देंगे और राइट में x के b हो जाएगा, जो p के तो लेफ्ट में है, और इसके यहाँ पर c आ जाएगा और यहाँ पर d आ जाएगा, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिस नोड पे हमने जिग जिग ऑपरेशन परफॉर्म करा है वो रूट नोड बन गई है, तो एक तरह से ये स्प्लिट ट्री का काम हुआ है, स्प्लिट ट्री हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 146 है, ये डायग्राम दिया है, बिलो रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन ऑफ, किस चीज का सॉल्यूशन है। देखो इधर हमारे पास 8 रो है और 80 कॉलम दिए हुए। ठीक है, तो ये 8 क्वीन प्रॉब्लम है। 8 क्वीन प्रॉब्लम में क्या होता है, सेम रो में सेम कॉलम में और डायगोनल में आपके पास वैल्यू नहीं होगी, वो सारी की सारी हमारी देखो फिल है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ क्वीन है।
ठीक है, इसमें डाइस बने हुए हैं यहाँ पर, और इनमें कोई भी ना तो सेम रो में आएगी कट करेगी, ना ही सेम कॉलम में कट करेगी, ना ही डायगोनल पे कट करेगी। तो ये हमारा 8 क्वीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। 147 नंबर क्वेश्चन में कहा है द फंक्शन ऑफ द XML पार्सर इज टू। XML पार्सर का क्या काम होता है? बेसिकली XML पार्सर हम यूज करते हैं, जो XML के कंटेंट होते हैं उनको XML डॉम कंटेंट में कन्वर्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के कंटेंट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। कन्वर्ट XML कंटेंट इनटू XML डॉम कंटेंट, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 148 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है जो हमारे ट्रैक और सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनकी अच्छी तरह से मैंने 2-3 क्वेश्चंस की डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में वहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। ठीक है, तो इसमें देखो कहा है द फॉलोइंग डेटा रेफर टू ए हार्ड डिस्क। ठीक है, ये डेटा है हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। इसमें कहा है नंबर ऑफ ट्रैक पर साइड 600 ट्रैक है। ठीक है, ट्रैक क्या होते हैं? इस तरह से बने होते हैं, ये जो ट्रैक है ये पूरा का पूरा। ठीक है, और उस ट्रैक पे नंबर ऑफ साइड्स 2 साइड है। ठीक है, एक साइड पे 600 ट्रैक है तो दोनों साइड पे क्या होगी? 1200 ट्रैक होगी। नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, ठीक है, 512 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो दिए हुए हैं 512 जो है बाइट है, ये जो है हमारे पास यहाँ पे आगे जो ट्रैक है वो सेक्टर में डिवाइड होते हैं। तो एक ट्रैक में ये जो है इतना पार्ट, ये इसका सेक्टर कहलाता है। तो मान लेते हैं एक ट्रैक के अंदर x सेक्टर है, ठीक है, और एक सेक्टर के अंदर ये कह रहा 512 बाइट है। तो ये पूरी डिस्क का स्पेस हो गया, और वो इसने कहा है वो इक्वल टू है 21,504,000 के। तो x की वैल्यू आपको बतानी, नंबर ऑफ सेक्टर आपको बतानी क्या होंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21,004,000 अपॉन 600 इंटू 2 इंटू 512 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से इसको काट देंगे, 6 18, 6 पंजे 30। ठीक है, और फिर हो जाएगा 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24 पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 35,840 आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 35, 17 दूनी 34 होते हैं। ठीक है, और फिर 2 निम 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया अपॉन 512। तो अब इसको यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 है लास्ट में। ठीक है, तो 2 पंजे 5 बार चल जाएगा, ऊपर 2 पंजे 10 हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में तो 5 आएगा, तो ये वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, और 5 दिया 15 होते हैं, तो इधर 3 चलेगा। तो 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 35 सेक्टर इसमें होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये वाली हमारी मेमोरी स्पेस आ जाएगा। बाइट में दिया हुआ है, यहाँ पे भी बाइट में दिया हुआ है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 है। इसमें कहा है ए ट्रांजिट ऑफ 100 मिलीसेकंड इज टू बी कैप्चर ऑन ए डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप। ठीक है, ये जो ऑस्किलोस्कोप है ऑन फुल स्क्रीन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या कर रहा है? मान लिया कोई स्क्रीन है, ऑस्किलोस्कोप जो है इस पूरी स्क्रीन को ऐसे हॉरिजॉन्टली कैप्चर कर रहा है, रीड कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कितना टाइम लगा रहा है इसको पूरा को रीड करने के लिए? 100 मिली सेकेंड लगा रहा है पूरे को रीड करने में। 100 मिली सेकेंड का मतलब है 100 इंटू 10⁻³ सेकेंड, यानी मैं कह सकता हूँ 1/10 सेकेंड में इस पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर देता है। अब आगे कह रहा है इफ द tangent is to be recorded at the sampling rate of 100 किलो सैंपल पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो टांजेंट है जो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, अभी इनमें से यहाँ से रीड करके रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो 100 किलो सैंपल पर सेकंड वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो जो जैसे रीड करता जा रहा है, रीड करने के बाद 1 सेकंड में रिकॉर्ड कर रहा है वो 100 किलो सैंपल पर सेकंड। ठीक है, तो 100 किलो सैंपल का मतलब 100 किलो का मतलब 1000। ठीक है, तो इतने सैंपल पर सेकंड वो रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब 1 लाख सैंपल जो है 1 सेकंड में रिकॉर्ड हो रहे हैं।
एक सेकंड में जब 1,00,000 सैंपल रिकॉर्ड होंगे तो 1/10 सेकंड में कितने सैंपल रिकॉर्ड होंगे? 1/10 सेकंड में 10,000 हो जाएंगे। इसको 10 से डिवाइड कर दो सिंपल, तो 10,000 सैंपल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, SAMPL सैंपल्स हो गए, जो सैम्पलिंग रेट है। तो 10,000 सैंपल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 1,000, ठीक है, यानी 10K। ठीक है, तो 10K की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इतने सैंपल वो 1/10 सेकंड में, यानी एक बार रीड कर रहा है तो इतने सैंपल को रीड कर रहा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द एक्विजिशन मेमोरी? ठीक है, तो मेमोरी का साइज आपको बताना है कितना होगा। तो देखो इतने सैंपल रीड कर रहा है तो ये तो 10K तो मिनिमम है ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने कहा मिनिमम साइज, तो अगर हम ऑक्सिलोस्कोप से रीड करते हैं किसी भी मेमोरी को, तो जो हमारी एक्विजिशन मेमोरी होती है, ठीक है, तो वो जितने सैम्पलिंग वहाँ पे रीड हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे एक स्क्रीन में, उससे डबल होनी चाहिए मिनिमम। जो हमारी AM होगी वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, और जितने भी हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं उस मेमोरी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 10K है तो वो मिनिमम 20K होनी चाहिए। तो यहाँ पे 20K फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है प्रोलॉग इन XML कंटेन्स एन XML डिक्लेरेशन लाइक। प्रोलॉग होता है जो प्रीडिफाइन है वहाँ पे वर्जन, यानी जब हम पहला टैग लगाते हैं, ठीक है, XML का, तो उससे पहले हम जो लिख रहे हैं वो सब प्रोलॉग में आते हैं। तो उसमें देखो ये वाला सिंटैक्स सही होता है, पहले वाला सिंटैक्स। लास्ट में भी यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं वैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क XML वर्जन 1.0 हम प्रोलॉग को यूज करते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए ये तो बाकी तो सिंटैक्स ही गलत है, यहाँ पर ये वाला सिंटैक्स सबसे सही है। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होता, अगर एक बिना क्वेश्चन मार्क का एक क्वेश्चन मार्क का, तो अब क्वेश्चन मार्क वाले को यहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 151 है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के रेस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बताना आपको। ठीक है, तो देखो पहले वाले में कहा है ए 4NF, जो 4NF टेबल है, इज मोर इम्यून अगेंस्ट लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी देन 3NF टेबल। देखो यहाँ पर आपको नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, तो नॉट ट्रू के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ये कह रहा 4NF टेबल जो है वो मोर इनमी है अगेंस्ट लॉजिकल इनकंसिस्टेंस। लॉजिकल इनकंसिस्टेंस का मतलब अगर हमारे पास कुछ भी विसंगतियां आती हैं, कुछ प्रॉब्लम आती हैं टेबल में, तो उनको सोल्व करने की ज़्यादा कैपेबिलिटी जो है, ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो 4NF है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो ये सही है, 3NF से ज़्यादा स्ट्रिकर है हमारी 4NF, यही कहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद ए 3NF टेबल विल हैव फीवर एनोमलीज देन ए 2NF टेबल। एनोमलीज बेसिकली क्या है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स जो है हमारी 3NF में कम रह जाती हैं, क्योंकि जो एनोमलीज हैं डिलीशन की, इंसर्शन की, ठीक है, डुप्लीकेशन वगैरह की, ये सब जो है एनोमलीज हम रिमूव करने के लिए ही यूज करते हैं नॉर्मल फॉर्म को। तो 3NF में कम एनोमलीज रह जाती हैं विद रेस्पेक्ट टू 2NF। ठीक है, नेक्स्ट है 3NF टेबल इज मोर यूनरेबल देन 2NF। ठीक है, यूनरेबल मतलब कमजोर होती है, वीक है। 3NF टेबल जो है मोर वीक होती है 2NF में। ऐसे नहीं है, 3NF तो स्ट्रीकर होगी। ठीक है, तो 3NF तो स्ट्रीकर होगी। ये वाला ऑप्शन जो है गलत कहा है इसमें, तो ये नोट ट्रू ही पूछा हुआ है, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कहा ए डेटाबेस इज सेड टू बी इन 3NF में कहलाएगा अगर सारी की सारी टेबल 3NF में, ये भी सही है, बाकी ऑप्शन सही है। तो ये वाला ही गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, इसमें कहा है इफ ए टेबल इज इन BCNF, अगर कोई टेबल BCNF में है, बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म में है, एंड हैज नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ये BCNF 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बीच में काम करती है। और अगर हम BCNF में नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट और जोड़ दें तो वो 4th NF में हो जाती है। तो इसका आंसर 4th NF हो जाएगा।
153 नंबर क्वेश्चन में कहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी इज नोन एज। ठीक है, जो डेटा स्ट्रक्चर को हम मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं। तो 154 है, इसमें कहा है लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इंडेक्स इज कॉल्ड। जो एरे की इंडेक्सिंग होती है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है वो अपर बाउंड से डिनोट करा जाता है। ठीक है, वो उसका अपर बाउंड कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। 155 नंबर क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज कोएलिसिंग। कोएलिसिंग क्या होती है? देखो, कोएलिसिंग का मतलब होता है कि जैसे अब अगर हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है कि हमारे पास अवेलेबल मेमोरी तो है, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो अलग अलग पड़ी हुई है और मुझको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए। ठीक है, जैसे मान लें यहाँ पर 2 KB है, ये 2 KB है, और यहाँ पर मुझे ये फिल है दोनों, और यहाँ पे 2 KB फ्री है। मेरे पास कोई प्रोसेस आया P, उसको 3 KB मेमोरी चाहिए। अब 3 KB में हमारे पास जो ये 2 KB और 2 KB 4 KB फ्री है, लेकिन एक जगह नहीं है, अलग अलग पड़ी हुई। प्रोसेस को कंटिन्यूअस एलोकेशन चाहिए, तो ये सारा का सारा एक जगह है नहीं, तो ये एलोकेट नहीं हो पाएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो भी खाली जगह है उनको एक जगह ले आएंगे, यहाँ पे ले आइए। ये खाली वाला 2 KB भी यहाँ आ गया, ये 2 KB भी यहाँ आ गया, तो टोटल 4 KB मेरे पास खाली हो गया। तो ये एक पूरा यहाँ का ब्लॉक बन गया, और ये भरा हुआ ब्लॉक हो गया, ये खाली ब्लॉक हो गया। तो इस टेक्निक को ही हम कोलेंसिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, फोर्थ वाले ऑप्शन में कहा है एन एडवांटेज ऑफ द बडी सिस्टम इज हाउ क्विकली एडजेसेंट बडीज कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म लार्जर सेगमेंट यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है, तो आप कंबाइन कर लेते हो जो छोटे छोटे हमारे एडजेसेंट्स जो हैं, सेल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उनको एक साथ लेके आ जाते हो। ठीक है, जो भी नजदीक के हैं उनको एक साथ करके एक कंबाइन एक पूरा ब्लॉक बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लार्जर सेगमेंट बन जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, ये भरे हुए अलग हो जाएंगे, ब्लैंक वाले अलग हो जाएंगे। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाकी के क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट्स वगैरह हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।